नमस्कार आप सभी को। रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ। रीजनिंग और मैथ्स भी आपके एग्ज़ाम में आता है, तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगी जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। कल भी मैंने बताया था कि कर तो आप सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि आप इतना दिमाग लगाएं पेपर में, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको एवरेज जो है एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का समय देना होगा। तो इसीलिए हम छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। अ कार इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 45 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, 60 मिनट में कितना कर रही है? 30 किलोमीटर कर रही है। 1 मिनट में कितना करेगी? 30/60। और फिर यहाँ 45 मिनट पूछा हुआ है, तो 30/60 इंटू 45, सीधा गुना का सवाल है। ये कितना आ गया? 22.5। तो करेक्ट आंसर ये होगा 22.5 किलोमीटर जो है वो कितने 45 घंटे में वो कवर करेगी। पहले देख लीजिए कि घंटा और मिनट है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करके आप कर लीजिए कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 30 किलोमीटर, एक में 30/60 और 45 मिनट में इंटू 45, 22.5। नेक्स्ट, अ कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, ये देखिए एक घंटे में कितना कवर कर रही है? 27.5। तो 2 घंटे में कितना कवर करेगी? सिंपल सा है, 27.5 इंटू 2। वहाँ लोग फॉर्मूले लगा के देखने लग जाते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है भाई। सीधा देखो कि जो है एक घंटे में इतना कर रही है, तो 2 घंटे में उससे 2 गुना करेगी, 2 गुना करेगी तो कितना है ये? 55। तो 2 घंटे में ये 55 किलोमीटर कवर कर लेगी। नेक्स्ट इज 200 लीटर ऑफ एल्कोहल सॉल्यूशन हैज़ 30% ऑफ एल्कोहल इन इट। हाउ मच एल्कोहल शुड बी एडेड टू मेक इट 50% ऑफ द सॉल्यूशन। ये देखिए 200 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 30% तो क्या है? एल्कोहल है। तो ऑब्वियसली जो बाकी का 70% होगा वो क्या होगा? वाटर होगा। अगर हम 200 का 30% देखेंगे तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। और जो बाकी का है 140 वो क्या है? वाटर की कंपोजिशन है। अब क्या करना है? इस वाले पार्ट को 50% करना है, तो ये वाला पार्ट भी जो है वो 140 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमें क्या करना है? 50% करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 50% करने के लिए मतलब इसको हमें 140 के बराबर करना है, तभी वो जो है 50-50 की कंपोजिशन में जो है लिक्विड की कंसिस्टेंसी होएगी। तो ये वाला पार्ट तो हमें छेड़ना नहीं है, अल्कोहल मिलाना है, क्योंकि अल्कोहल को ये कितना परसेंट करना है? 50% करना है। तो इसको सिंपली 140 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि वो 140 हो जाए? हमें इसमें 80 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये कितना हो गया? 140 इसमें ये हो गया अल्कोहल, और 140 ही इसमें क्या है? पार्ट ऑफ वाटर है। तो 50-50 की कंसिस्टेंसी में जो है ये अब हो गया है। तो जो है C 80 इज द करेक्ट आंसर। सीधा सा सवाल है ये। देखिए कि हमें क्या करना है, इस चीज़ को भूल जाइए आप, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिए कि 30% जो है 20 का वो कितना होगा? 200 का 30% 60 हो जाएगा। और जो है 140 पार्ट मान लीजिए उसमें वाटर का है। अब हमें क्या करना है कि बराबर करना है, जो है 50% उसको बनाना है, ठीक है। 50% उसको बनाना है। और 50% बनाने के लिए तो क्या होगा कि 50% का क्या मतलब है कि दूसरे पार्ट के बराबर चली जाएगी वो। अब इसमें कितना ऐड कर देंगे कि वो दूसरे पार्ट के बराबर चली जाएगी? 50-50 होगा। 1/50 है, तो दूसरा भी क्या होगा? 50 होगा। और दूसरा पहले से ही 140 है, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे कि वो 140 आ जाएगा? 80 ऐड करने पे 140 आएगा। तो C 80 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक मिल्कमैन है, बाइज 40 लीटर ऑफ मिल्क एट ₹100 लीटर्स एंड मिक्सेस सम वाटर। सेल करता है 100 लीटर पे और 25% जो है वो प्रॉफिट गेन करता है। अब जो है 25% प्रॉफिट गेन कर रहा है, मतलब जो मिल्क तो एज इट इज़ वो बेच रहा है, उसको प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है? वाटर पे हो रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर देखनी है, तो 40 का 25% निकाल लीजिए। जो 25% होगा 40 का, वही क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी जिसपे कि उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है।
तो ये कितना हो गया 10 लीटर, मतलब वो 10 लीटर पानी जब मिला रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% हो रहा है। सिंपल सी ट्रिक है कि एज इट इज दूध तो जितना ले रहा था उतना बेच रहा है, अब उसको किस पे प्रॉफिट हो रहा है, वो 25% प्रॉफिट जो वो पानी मिला रहा है। अब वो पानी का 25% निकालने के लिए क्या करेंगे, दूध का जो है 40 लीटर का 25% निकालेंगे, वही वो पानी होगा जितना वो ऐड कर रहा है जिस पे कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये है 10 लीटर आ जाएगा सिंपल सी कैलकुलेशन से। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 5 men सिटिंग इन अ बोट, एवरेज वेट है, ठीक है 38 किलो, तो अगर हम पर पर्सन का वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी अगर हम टोटल वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 38 × 5 190 किलो। तो अगर 5 आदमियों का वजन की बात है तो वो कितना है 190 किलो है। एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन, बोट और पर्सन का वेट कितना है 52 किलो, तो बोट पर्सन कितने थे 5 और एक हो गई बोट, ठीक है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 52 से कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 × 52 312 किलो। अब पूछा गया है कि वेट ऑफ द बोट कितना है, ये तो टोटल बोट है, ये तो टोटल वेट है बोट और पर्सन का, ये खाली पर्सन का है, तो सिंपली क्या करेंगे 312 में से 190 घटा देंगे तो वो किसका वेट आ जाएगा, बोट का वेट आ जाएगा 122 kg। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा फंडा है भाई, 5 लोगों का एवरेज दे रखा तो उसको 5 से गुना कर देंगे, और वेट बोट का और लोगों का एवरेज दे रखा तो उसको 6 से गुना कर देंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा वो किसका वेट हो जाएगा, बोट का वेट हो जाएगा, तो 122 किलो यहाँ पे। राम सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन ट्यूसडे 5 जनवरी इन द ईयर 1965, मतलब 1965 में उसका 5 जनवरी को बर्थडे था, और जो डे पड़ रहा था वो क्या पड़ रहा था, ट्यूसडे। अब उसका बर्थडे नेक्स्ट डे सेम मतलब ट्यूसडे कौन से साल में आएगा, हर साल एक एक दिन क्या होता रहता है, ऐड होता रहता है, मतलब 1966 में 5 जनवरी का दिन होगा वेडनेसडे, 1967 में क्या होगा थर्सडे होगा, इस तरीके से। सिर्फ जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऐड हो जाते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है, नॉर्मली तो कितने दिन होते हैं साल में 365, और लीप ईयर में कितने होते हैं 366। जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर में, और हर 4 साल में जो है लीप ईयर आता है। तो अब देखिए 1965 में उसका ट्यूसडे में था, तो 1966 में एक दिन ऐड, अब उसको दोबारा ट्यूसडे लाने के लिए 7 काउंटिंग आएगी, उसमें उसका जो बर्थडे होगा वो ट्यूसडे के दिन पड़ेगा। अभी देखिए 1966, 1967 में एक ऐड कर दीजिए, 1968 ये एक लीप ईयर है, पिछली 2 डिजिट को जो है आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो एक लीप ईयर होगा। ये एक लीप ईयर है तो यहाँ पे कितना हो गया 2 दिन ऐड कर देंगे, 1969 सॉरी एक, 1970 एक, अभी देखिए 1 2 अभी 6 हो गए, तो अभी जो 7वां होगा ये साल में इसका क्या होगा, 7वां जो आ रहा है इस साल में ये दिन कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 जनवरी 1971 को इसका बर्थडे जो है ट्यूसडे के दिन आएगा। आप समझ गए हैं बात। सेम डे आने के लिए क्या है 7 दिन जो है वो होने चाहिए ऊपर, तभी जो अगला ट्यूसडे आएगा, और 7 का मतलब 7 साल। लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आ गया है तो उसको हम 2 काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1966 में एक दिन बढ़ा दिया, 1967 में एक, 1968 जो कि एक लीप ईयर था 2 दिन बढ़ा दिए हैं, 1969 एक दिन, 1970 एक दिन बढ़ा दिया है, और 1971 में एक दिन बढ़ा दिया, तो ये 7वां दिन आ रहा है, इसका मतलब ये ट्यूसडे है। तो ये कौन सा है 5 जनवरी 1971। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको लीप ईयर का फंडा समझना है कि अगर लीप ईयर आ रहा है तो आपको 2 दिन ऐड कर देने हैं, अदरवाइज आपको एक एक दिन के हिसाब से चलता रहना है। और लीप ईयर कैसे देखेंगे, किसी की भी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो फुल्ली डिवाइड हो रही है तो वो एक लीप ईयर है और उसमें आप 2 ऐड कर देंगे। तो ये 1968 है, आपने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो ये सिंपली क्या आ गया 1971 साल आ गया। नेक्स्ट इज विच डे वुड बी ऑन जनवरी 1522। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, और इसकी एक मैं अच्छी सी ट्रिक बता देती हूँ आपको कि कैसे आप याद रखेंगे। पहले तो आप जो है ईयर याद कर लीजिए, ठीक है। बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं 206, उसके हिसाब से याद कर लीजिए
कि जो 2 है वो 18वीं जो शताब्दी है 1801 से 1899 तक जो है उसको 2 दिया गया है, 19वीं जो शताब्दी है उसको 0 और जो 2000 वाली शताब्दी है उसको 6 दिया गया है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। फिर हम लिख लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इनको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम अपना ईयर लिख लेते हैं। ठीक है, ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं इससे, कोई भी पूछा गया हो आपसे। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये देखिए इस तरीके से आप याद रखिए, 033, फिर नीचे वाले लिख लीजिए 035, फिर बीच वाले लिख लीजिए 614, 625। ये हर महीने के आगे जो है हमने नंबरिंग कर ली 033, 035, 614, 625। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब ये देखिए यहाँ पे 15 जनवरी है, तो 15 का डे एज इट इज लिख लीजिए। जनवरी का क्या है 0, तो जनवरी का 0 लिख लीजिए। और फिर ये कौन सी शताब्दी है, 2000 वाली शताब्दी है, तो 2000 वाली शताब्दी का क्या लिख लीजिए 6 लिख लीजिए। और ये 22 वाला है, 22 के पीछे 22 एज इट इज लिख लीजिए। और ये देखना है कि 22 तक कितने लीप ईयर आए हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 5 लीप ईयर जो है ये आ गए हैं। सिंपल से है, 22 को अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है वो कि इतने लीप ईयर अभी तक आ चुके हैं, तो ये है कि 5 लीप ईयर यहाँ पे आ गए हैं। तो अब इसको आप ऐड कर लीजिए सिंपली, ये आ गया 48। अब इस 48 को आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये वाला दिन होगा आपका डे। तो यहाँ पे कौन सा डे आ रहा है 6 के अगेंस्ट, सैटरडे, तो ये है यहाँ पे सैटरडे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई आप पहले ये चीज़ें लिख लीजिए फटाफट कि 206 हड्डियाँ होती हैं। 1800 शताब्दी का कोई दिन पूछा है तो 2 ऐड करेंगे, 1900 शताब्दी का पूछा है तो 0, और 2000 का पूछा है तो 6। फिर आप संडे, मंडे, सैटरडे तक लिख लीजिए, उसके आगे 0 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। फिर आप जनवरी, फरवरी जो है पूरा दिसंबर तक लिखिए, और आप ये याद रखिए 033, 035, 614, 625, आप इस तरीके से लिख लीजिए। अब जो पूछा है, ठीक है, डेट को आप एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, 15 को। उसके बाद जनवरी का आपके पास क्या है 0 है। उसके बाद 2000 की शताब्दी का आपके पास क्या है 6 है। पीछे का 22 एज इट इज लिखना है, और इस 22 तक कितने लीप ईयर आए हैं वो लिखना है। तो ये लिख के सारा कितना हो गया 48 हो गया। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, तो उसको 7 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आ गया है उसको देखना है कि वो कौन से डे के अगेंस्ट है। तो 6 रिमाइंडर आया, 6 किसके अगेंस्ट है, सैटरडे के अगेंस्ट है, तो ये दिन कौन सा होगा, सैटरडे होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच सेकेंड हैंड मूव 480 डिग्री। ये देखिए, जो 60 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई 360 डिग्री घूमती है, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना घूम रही है 6 डिग्री सेकेंड वाली सुई। और 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई, तो 1 मिनट में वो कितना घूम रही है 6 डिग्री। अब देखिए, इन्होंने पूछा है कि सेकंड वाली सुई 480 डिग्री जो है घूम गई है, तो इतनी देर में मिनट वाली सुई कितना घूमी होगी। पहले हम ये टाइम निकाल लेते हैं कि कितनी देर में ये इतना घूमी है। तो जो है यानी कि 360 डिग्री वो घूमती है कितना 60 सेकंड में। 1 डिग्री घूमेगी 1/60 / 360, और 480 घूमेगी इंटू 480।
इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 मिनट का तो सिंपली हो गया कितना कि 6 डिग्री। अब 20 सेकेंड की बात है तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। तो इसका मतलब 60 सेकेंड में वो कितना घूम रही है, 6 डिग्री घूम रही है। 1 सेकेंड में घूमेगी 6/60 और 20 में घूमेगी इंटू 20। तो मतलब 20 सेकेंड में वो कितनी घूमी है, 2 डिग्री। तो 1 मिनट 20 सेकेंड में कितना घूमी है वो टोटल, 6 डिग्री प्लस 2 डिग्री 8 डिग्री। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप ऊपर का ये वाला फंडा याद रख लीजिए कि ये 60 सेकेंड में 360 है, 60 मिनट में 360 है। पहले इसका टाइम निकाल लीजिए, इसको मिनट में कन्वर्ट करके आप जो है उसकी डिग्री निकाल लीजिए। तो जो है 8 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द क्लॉक सीन इन द मिरर शोज, मिरर में हमेशा उल्टा टाइम दिखता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होने के चांसेस आप हो सकता है कि हो जाएं। तो सिंपल से एक ट्रिक होती है कि जो भी नंबर दिया गया होता है उसको 1160 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो क्लॉक में कितना टाइम होगा, 8:45 जो है वो क्लॉक में टाइम होगा, 8:45 घड़ी में बज रहे होंगे। आप इतना दिमाग लगाने की ये उल्टा नंबर करने के बजाय एक सीधे से ट्रिक कर लीजिए कि 1160 में से जो नंबर दिया गया है उसको माइनस कर दीजिए, वो वाला नंबर जो है रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे 8:45 इज द करेक्ट आंसर। Next, Rajesh is 10th from one end and 9th from another end. How many students are there in a row? ये देखिए एक रो है, ये यहाँ पे राजेश बैठा है, ठीक है। अब राजेश यहाँ से 10वें स्थान पे है 10 और यहाँ से 9th पे है। तो कितने बच्चे क्लास में हैं? राजेश को 2 बार, वैसे तो कितना आप सोचेंगे 10 और 9 19 कर देंगे, लेकिन राजेश तो 2 बार काउंट हो गया ना, एक बार इधर से एक बार इधर से। तो 19 माइनस 1 जो है वो टोटल स्ट्रेंथ होगी 18। तो यहाँ कंफ्यूजन के लिए इसलिए दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कि सीधा जोड़ देते हैं बच्चे, 10 और 9 19 बच्चे हो गए। लेकिन राजेश तो इधर से भी काउंट कर लिया और उधर से भी काउंट कर लिया, तो राजेश 2 बार काउंट हो गया है, इसलिए एक माइनस करेंगे। 19 माइनस 1 18 बच्चे जो हैं क्लास में होंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। In a row of 21 girls, Monica was shifted by 4 places toward the right. She became 12th. एक एक करके आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक रो है, ठीक है, उसमें वो जो मोनिका है वो एक जगह पे बैठी हुई है। लेट अस से कि x जगह पे मोनिका बैठ गई है, ठीक है। अब मोनिका को ये मान लो लेफ्ट हैंड है, ये मान लो राइट हैंड है, ठीक है। मोनिका को 4 जो है वो राइट की तरफ जो सरका दिया गया है और उस जगह को बोल दिया 12वां स्थान है। तो ये 12th है, ये कौन सा स्थान है, x+4। पहले वो x पे बैठी थी, 4 स्थान और बढ़ गई है, तो ये कौन सी जगह आ गई है, 12वीं जगह आ गई है। तो x की वैल्यू क्या है, 8, मतलब वो पहले कहाँ पे बैठी थी, 8वें स्थान पे बैठी थी। अब जो है टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, 21 हैं। तो जो है उसकी अर्लियर पोजीशन बतानी है फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड से उसके अर्लियर पोजीशन बताने के लिए क्या करेंगे, 21 माइनस 8 प्लस 1, ये कितना आ गया, 14। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स सचिन इज 15th फ्रॉम द टॉप। ये क्लास है, ठीक है। सचिन जो है वो 15वें नंबर पे है ऑन द टॉप, और बॉटम से जो है सिद्धार्थ 12वें नंबर पे है। यहाँ पे हम +1 -1 नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये तो कितने इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने थे, 40। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 15 + 12 करेंगे, 27 हो गया। 40 में से 27 घटाएंगे, कितना, 13। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक क्लास है, उसमें सचिन जो है 15वें नंबर पे है, सिद्धार्थ जो है 12वें नंबर पे है, और उनके बीच में जो है 13 बच्चे हैं। तो कितने की स्ट्रेंथ है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 40 की स्ट्रेंथ जो है वो क्लास की होगी। यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज,
इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन 12 प्लस ये इक्वेशन को सोल्व करना है। अब देखिए पहले इक्वेशन लिख लीजिए बड़ी बड़ी, 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 8। अब इसमें जो भी रिप्लेस करने के लिए बोला है, अब दूसरी इक्वेशन वो लिख लीजिए, 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8। ठीक है, ये जो साइन रिप्लेस करने की। अब इसको बोर्ड मास से जो है वो सोल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ ब्रैकेट तो नहीं है, डिवाइड वाला साइन है, तो पहले डिवाइड वाला साइन सोल्व कर लिया, 2 माइनस, अब मल्टीप्लाई वाला साइन सोल्व करेंगे, 6 प्लस 8। अब जो है पहले ऐड करेंगे, ऐड कर लिया, 2 और 8 को ऐड कर लिया, माइनस 6, तो ये कितना आ गया 4। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन टू सोल्व दिस। इसमें से कौन सा जो है आप सोल्व करेंगे। पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर लास्ट में जिसके इक्वल टू है, ठीक है, ये इक्वल टू अगर यहाँ लगाएंगे लास्ट में, तो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, इसको सोल्व करके 8 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इक्वल टू वाले ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इन नंबर्स को क्या कर लीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए। अब आप इसमें जो है साइन प्लेस करके देखिए कि पहला साइन क्या है, माइनस का है, और दूसरा साइन क्या है, इनटू का है, इक्वल टू 8। तो इसमें ये करेंगे, इनटू करेंगे, 8 तो नहीं आएगा, तो ये वाली चीज़ें जो है ये आप नेग्लेक्ट करेंगे। दूसरा, आप इसको यहाँ से ही हटा के इसी में आप लिख के देखिए कि माइनस किया और जो है इक्वल टू किया और फिर यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, मतलब कि ये वाला साइन यहाँ पे प्लेस किया माइनस का, और ये वाला इक्वल टू यहाँ पे प्लेस किया, और ये माइनस जो है यहाँ पे प्लेस किया। तो अब देखिए तो ये क्या है, इक्वल आ गया। तो आप जो है अगर 2 ऑप्शन नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप थोड़ा दिमाग लगा के देख लीजिए कि लास्ट में इक्वल टू है, तो किसी भी सूरत में ये करने से इक्वल टू 8 तो नहीं आएगा, तो ये आप दोनों ऑप्शन हटा दीजिए और इन बाकी दोनों को पुट करके देख लीजिए। और या फिर आप जो है सारे पुट करके देखना चाहते हैं तो बड़ा बड़ा लिख लीजिए, एक बार उसको सोल्व करके अलग अलग ना लिखने की बजाय आप उसी में जो है इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ 10 माइनस 3 12 है, 12 में से 4 गए 13, तो ये क्या होगा, ये देखिए ये क्या है, 10 में से 3 गए 7, ठीक है, 12 में से 4 गए 8, 14 में से 5 गए 9। अब इनमें क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 7 और 5 12, 8 और 5 13, 9 और 5 14। तो इस तरीके से क्या होगा कि 16 में से 6 गए 10 प्लस 5, क्योंकि सब में 5 ऐड हो रहा है तो यहाँ भी 5 ऐड करेंगे, सो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ 75, ये साइन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये साइन क्या होगा, इज इक्वल टू 4, 69 ये साइन 53 इज इक्वल टू 7, तो ये वैल्यू क्या होगी। जनरली हम नहीं करके देखते हैं कि एक एक वर्ड को सब्ट्रैक्ट या जो है प्लस करके, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या पैटर्न बन रहा है कि 7 और 5 को अगर आप ऐड कर रहे हैं 12, ठीक है, और अगर आप 6 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 8, 12 में से 8 गए 4, ठीक है। इसी तरीके से आप 9 और 6 15 माइनस 5 और 3 8, 15 में से 8 गए 7। तो इसी तरीके से आप सोल्व कर लीजिए, 8 और 2 10 माइनस 6 और 4 10, 10 में से 10 गए क्या 0, तो सी 0 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए यही क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है। अब देखिए आप इसमें से ये माइनस करने से ये तो नहीं आएगा, तो अब आप क्या करिए, दूसरे तरीके से करिए कि इनको सबको प्लस करके देखिए नंबर को, 1 2 3 और 3 और 5 8,
2 और 1 3, 2 5 और 5 10, तो ये सारे क्या है ऐड हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इसको कर लीजिए सिंपल सा, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 3 13, सो सी 13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ क्लास 80 स्टूडेंट चूज कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 100 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं, 120 इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो कितनों के पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस है। इस तरीके से देखिए आप, ये मान लीजिए स्टूडेंट्स हैं जिनके पास क्या है कंप्यूटर साइंस है, तो ये कितने हैं 100। और अब ये वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स है 120, और 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हैं, तो ये यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स हो गए। तो इन्होंने पूछा है कि कितनों के पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस होगा, तो पहले 100 थे, 100 में से 80 घटा देंगे, कितनों के पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस होगा 20 के पास। इसी तरीके से अगर दूसरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा होता तो 120 में से 80 घटा देते, कितने हो जाते 40। या कंप्यूटर साइंस पूछा है तो ए करेक्ट आंसर हो। 19th क्वेश्चन, हॉस्पिटल नर्स पेशेंट विच डायग्राम इंडिकेट्स बेस्ट रिलेशनशिप। ये जो है इस फैक्ट पे बेस्ड होते हैं कि किसी दो चीज़ के बीच में या तो कोई रिलेशन होता है, सम रिलेशन, या बिल्कुल भी नहीं होता, या वो एक दूसरे से पूरा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ दी गई हैं। हॉस्पिटल नर्स से कैसे रिलेटेड है, हॉस्पिटल नर्स से पूरी तरीके से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि वो जो है नर्स किसका पार्ट है, हॉस्पिटल का पार्ट है। इसी तरीके से हॉस्पिटल पेशेंट से कैसे रिलेटेड है कि हॉस्पिटल पेशेंट भी क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो पेशेंट भी हॉस्पिटल का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए नर्स पेशेंट से कैसे रिलेटेड है, नर्स और पेशेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, नर्स और पेशेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और नर्स हॉस्पिटल से कैसे रिलेटेड है कि वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल से पूरी तरीके से रिलेटेड है, लेकिन पेशेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से अब तीसरे कंपोनेंट को देखो, पेशेंट को, कि पेशेंट नर्स से कैसे रिलेटेड है, नर्स से कोई रिलेशन नहीं है, पेशेंट का कोई किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेशेंट किसका पार्ट है, हॉस्पिटल का पार्ट है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हॉस्पिटल की बात है तो नर्स तो उसका क्या हो गई, एक पार्ट हो गई। ठीक है, हमने देखा कि कुछ रिलेशन नहीं है, वो पूरा का पूरा रिलेटेड है, और इसी तरीके से पेशेंट भी उससे क्या है, पूरा का पूरा रिलेटेड है, तो वो भी एक पार्ट हो गया। लेकिन आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड एंटिटी थी है। तो ये वाला डायग्राम जो है ये करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्यूल, डीजल और लिक्विड किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखिए फ्यूल डीजल से किस तरीके से रिलेटेड है, डीजल जो है एक तरीके का फ्यूल ही है। ठीक है, तो ये इससे क्या है, पूरे तरीके से रिलेटेड है। और अब फ्यूल लिक्विड से किस तरीके से रिलेटेड है कि वो कुछ तरीके से रिलेटेड है, जैसे कि कुछ फ्यूल जो है वो लिक्विड हो सकते, कुछ फ्यूल जरूरी नहीं है हर फ्यूल लिक्विड हो, तो सम रिलेशन है वहां पे। ठीक है, अब दूसरे एंटिटी पे आ जाइए, डीजल, डीजल लिक्विड से कैसे रिलेटेड है, डीजल पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड ही है। ठीक है, और डीजल फ्यूल से कैसे रिलेटेड है कि डीजल तो क्या है, पूरा फ्यूल ही है। तो ये एक इसका सब टाइप हो गया कि इसका अंदर की एंटिटी हो गई। इस तरीके से लिक्विड देख लीजिए, अब लिक्विड डीजल से कैसे रिलेटेड है, लिक्विड पूरा का पूरा डीजल से रिलेटेड है, क्योंकि डीजल तो क्या ही होता है, लिक्विड ही होता है। और लिक्विड फ्यूल से कैसे रिलेटेड है, सम रिलेशन है इन दोनों का। ठीक है, पूरा का पूरा रिलेटेड नहीं है। तो ये देखिए कि फ्यूल और लिक्विड का तो क्या हो गया, सम रिलेशन हो गया, लेकिन डीजल फ्यूल भी है और लिक्विड भी है, तो डीजल इनके बीच में जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली फिगर करेक्ट आंसर होगी। इसी में देखिए ये 3 चीजें दे रखी हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसी फिगर में आपको समझा देती हूँ। बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं और एथलीट्स हैं। अब बॉयज इन दोनों से कैसे रिलेटेड है, देखिए जब सम रिलेशन होगा तो एक दूसरे को ये एंटिटी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी। जब पूरा का पूरा रिलेशन होगा तो वो उसके जो है इनसाइड जो है वो एंटिटी प्रेजेंट होगी। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। ठीक है, और कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो वो जो है दूर दूर होंगी, एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगी। तो ये फैक्ट होते हैं। अब यहाँ पे बॉयज जो है
वो स्टूडेंट से कैसे रिलेटेड है। अब सारे स्टूडेंट्स जो है जरूरी नहीं है बॉयज हो, तो ये क्या है, सम रिलेशन है, यहाँ पे इसका क्या है, सम रिलेशन है। इस तरीके से बॉयज का एथलीट्स के साथ क्या रिलेशन है, सारे लड़के एथलीट्स हों ये तो जरूरी नहीं है, तो इसका भी क्या रिलेशन है, सम रिलेशन है। अब स्टूडेंट का बॉयज से क्या रिलेशन है, स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज, सारे स्टूडेंट्स तो बॉयज नहीं हो सकते, स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, इसका सम रिलेशन है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स एथलीट्स, कि सारे स्टूडेंट्स तो एथलीट्स नहीं हो सकते, कुछ स्टूडेंट नहीं भी होंगे, नॉन एथलीट्स भी होंगे, तो यहाँ पे भी क्या है, सम रिलेशन है। इस तरीके से एथलीट्स अगर देख रहे हैं हम, एथलीट की बात करें तो एथलीट का लड़कों के साथ क्या रिलेशन है, कि एथलीट्स लड़के ही होंगे, बॉयज होंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, सम रिलेशन है। और एथलीट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, एथलीट्स नॉन स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ भी सम रिलेशन है। तो यहाँ तीनों एंटिटी का एक दूसरे से क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो तीनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला डायग्राम होगा। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस में क्या चीज याद रखनी है, कि जब सम वाली बात होगी कि कुछ कुछ रिलेशन है, तो ये दो एंटिटी क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। अगर यहाँ पे नन, कि कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एंटिटी जो है दूर रहेंगी। नेक्स्ट, इन अ फंक्शन 20 फ्रेंड्स शूक हैंड विद ईच अदर, हाउ मेनी टाइम दे शेक हैंड। अब जो है दो लोग जब हाथ मिलाते हैं तब एक हैंड शेक माना जाता है, तो 20 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो कितने टाइम उन्होंने हाथ मिलाए, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे वाले चीज के लिए n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल सा फॉर्मूला, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, 190 बार हाथ मिलाए हैं 20 फ्रेंड्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गिफ्ट्स की बात होती, ठीक है, गिफ्ट्स तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं तो वो डबल हो जाते हैं। हैंड्स की बात हो रही है तो हैंड तो जब एक दो ने मिलाए हैं तो एक काउंट होता है, और गिफ्ट जब एक्सचेंज कर रहे हैं तब तो वो 2 काउंट होते हैं। तो अगर गिफ्ट्स की बात होती है कि 20 फ्रेंड्स ने गिफ्ट दिए, तो कितने जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं, तो उस चीज़ में फॉर्मूला लगता n इंटू n-1 अपॉन 2 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला लगता तो ये कितने हो जाते, 20 इंटू 19, 380 गिफ्ट जो हैं वो एक्सचेंज होते। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शूक हैंड में तो क्या है कि 2 के हाथ मिलके एक हो रहा है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे सिंपल है तो सिंपल जो है वो ले लिया गया है, 380 यहाँ पे होता। नेक्स्ट, 1200 लोग हैं जिसमें कुछ कैप्टन है, कुछ सोल्जर्स हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से, देयर इज अ कैप्टन फॉर एवरी 15 सोल्जर्स। तो अगर x कैप्टन को दे रहे हैं तो 15x क्या होंगे, सोल्जर्स होंगे, क्योंकि हर 15 पे एक क्या है, कैप्टन है, और टोटल कितने हैं, 1200। तो हमें कैप्टन निकालना है, तो ये क्या हो गया, 16x हो गया 1200, x हो गया 1200 बटे 16, तो ये सीधा आ गया 75। सो जो कैप्टन का नंबर हो गया वो 75 होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा, बेबी, छोटा बच्चा होगा, फिर वो क्या बनेगा, बॉय बनेगा, उसके बाद क्या होगा, एजुकेशन लेगा, एजुकेशन लेने के बाद क्या करेगा, बिजनेस करेगा, और उसके बाद शादी करेगा। जनरली तो यही होना चाहिए, आजकल तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन तो पहले तो क्या है, बच्चा, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद क्या है, बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद क्या है, शादी की, सबसे लास्ट में, मतलब नौकरी के बाद जो है उसने शादी की। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस होगी सी। अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर, ये भी लॉजिकल ऑर्डर में है। प्लास्टर, पेंटिंग, फाउंडेशन, वॉल, रूफ। सबसे पहले तो क्या है, फाउंडेशन होगी किसी भी चीज़ की, फाउंडेशन के ऊपर दीवार बनेगी, दीवार के ऊपर छत आएगी, अब छत पे या दीवारों पे क्या होगा, प्लास्टर होगा, और सबसे बाद में क्या होगा, पेंट होगा। तो ये सीक्वेंस रहेगी 3 4 5 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ x एंड y इज 3:4, सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर्स, फाइंड द एजेस ऑफ बोथ। देखिए, वैसे मैं एक रेशियो का मतलब समझा दूँ आपको। रेशियो का मतलब क्या होता है कि 3 के साथ यहाँ कुछ होगा और 4 के साथ भी कुछ होगा जो कि कॉमन होगा, कट के फिर ये 3:4 आया होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये कॉमन चीज़ जो है ये कई बार हमें देखनी होती है कि ये क्या होगी। यहाँ पे पूछा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ
x एंड y इज 7, सम जो है वो 28 है, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे हम 7, और इसको जो है 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो x वाली चीज़ है ये 4 है, तो जब हम इसको 4 से गुना करेंगे वो होगा उनकी एजेस, करंट वाली एजेस, तो ये होगा 4 तिये 12, 4 चौक 16, 12 और 16। ठीक है, समझ गए हैं आप बात कि ये वाली चीज़ हमें देखनी होती है कि हिडन फैक्टर क्या है। जो कॉमन था तो वो कॉमन निकालने के लिए 4 और 3 जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 28 से, 7 को 28 से, और फिर जो 4 जो चीज़ आई है उसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे कि उनकी जो है एज क्या है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y इज 4:5, सम ऑफ देयर एजेस इज 36, what will be the ratio of their ages after 4 years? कि रेशियो है, प्रेजेंट एज जो है वो 4 और 5 है, यानी कि 9 कर लेंगे हम, और उसके बाद जो है सम है उनके एजेस का 36, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज उनकी कितनी हो गई, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 4 साल के बाद कितनी होगी, ये 5:6। समझ गए आप बात कि पहले तो हमने उसकी प्रेजेंट एज निकाल ली। ठीक है, प्रेजेंट एज में अब क्या किया, 4 ऐड कर दिए क्योंकि 4 साल बाद पूछा गया है, और 4 ऐड करके उसको सिंपली डिवाइड करके उसकी रेशियो निकाल ली। ये तो इतना स्टेप तो वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि अभी प्रेजेंट एज निकाली है, और प्रेजेंट एज के बाद जो है 4 साल के बाद करने के लिए 4 उसमें ऐड कर दिया, 20:4 आ गया। अब उसको जो है अगर फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो 5:6 आ गया, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y इज 5:7, आफ्टर 8 years द रेशियो बिकम्स 7:9, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y। अभी देखिए जो किसी बंदे की एज का जो डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, तो 8 साल बाद भी वो 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे ये 7:9 है, तो x और y की निकालनी है। तो अगर 2 का जो गैप आ रहा है वो 8 साल में जो है पूछा गया है, तो एक के लिए जो होगा वो 4 आ जाएगा। सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो ये आ गया हमारा 20:28। देखिए इन क्वेश्चन में ना, जब ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़, ये वाली पार्ट भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सीधा ही हमें पता होता है, और सीधा ही आने की उम्मीद है क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो टाइम से ज़्यादा हैं। तो सीधे के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 5:7, इसमें से आप सीधा ऑप्शन में से देख लीजिए कि किसकी रेशो 5:7 आ रही है, वही होगी उसकी एज। अब ये देखिए इसको आप करेंगे तो ये देखो ये आ गई 5:7, तो सीधा ही एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5:7 आ रही है, बाकी को आप डिवाइड करके देखेंगे तो 5:7 नहीं आएंगी, रेशो अलग अलग आएंगी। तो आप सीधा ही टिक कर दीजिए आंख बंद करके कि ये इसी की एक की रेशो आ रही है। ये वाली चीज़ आपको तब करनी पड़ेगी जब आपको 2 या 3 ऑप्शन में 5:7 की जो है रेशो मिलेगी, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट जो है सीधा ऑप्शंस देखिए। ये क्वेश्चन जो है पेपर में जल्दी करने की यही ट्रिक होती है कि आपको ऑप्शंस देखने होते हैं, जिस ऑप्शन में आपको ये वाली रेशो मिल गई वही उनकी प्रेजेंट एज है, तो सीधा आपको कुछ भी नहीं निकालने की ज़रूरत है। ये ज़रूरत होती है ये वाले पार्ट की जो मैं बता रही हूँ कि 1 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब 8 है तो 1 का 4 होता है, ये तब ज़रूरत होती है जब किसी 2 के या 3 के ऑप्शंस में 5:7 आ रहा होता, और आपके पेपर में ये नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा 90%। ये आपको सीधा ही ऑप्शन मिलेगा। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो सीधा आप ऑप्शन में देख लीजिए कि किसको काट पीट के रेशो इतनी आ रही है, वो उसकी प्रेजेंट एज होगी। ठीक है, ये ट्रिक है आपको करने के लिए। नेक्स्ट, अगर ए रेशो भी 2:3 है और बी रेशो सी 3:5 है, तो b तो कॉमन है 3, तो सीधा बात होगी a/b/c कितना हो गया, 2:3:5।
सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 8, 12? तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए इस तरीके से करते हैं, 3:8:12:x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डिवाइडेड बाय ये, तो 12×8=96 डिवाइडेड बाय 3, x की वैल्यू आ जाएगी 32 जो है वो x की वैल्यू होगी कि 3 को किससे डिवाइड करेंगे कि 96 आएगा, तो वो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, 32 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ गए हैं आप बात कि इसको हम इस तरीके से पहले लिख लेंगे, ये दोनों गुना होते हैं और ये दोनों इक्वल हो जाते हैं फिर, तो 12×8=96 = 3x, तो x कितना हो गया 96/3 32, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम 2.6 टाइम ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मान लीजिए 100 रुपये प्रिंसिपल था तो वो 2.6 टाइम्स, उसका मतलब क्या है कि 2.6 टाइम्स वो कितना हो गया 260, और 260 में से इंटरेस्ट कितना हो गया 260, तो क्या है अमाउंट आ गई है 100 रुपये तो हमारा लगाया हुआ था, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 160। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे 160 = प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, रेट कितना है, रेट है 16%, और टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100। सिंपल सा आप निकालेंगे तो 10 साल में वो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 10 साल में जो है वो अपनी अमाउंट का 2.6 टाइम्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरीके से आप इंटरेस्ट निकालेंगे कि 260 रुपये होना है, लेकिन 100 रुपये तो हमारे ही थे, तो इंटरेस्ट कितना है 160 को इंटरेस्ट में रखा और फॉर्मूले में सिंपल सी वैल्यू रखी और निकाल दिया आंसर, 10 ईयर्स जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ इतना एट इतना इतना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9000, रेट दिया है 5, टाइम दिया है ईयर में 4 × 100 डिवाइडेड बाय 100 सॉरी, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5×20 1800 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। तो दिमाग में सोच लीजिए कि मान लो 100 रुपये थे, ठीक है, अपने से 6 गुना हो गए वो, यानी कि 600 हो गए कितने साल में 6 साल में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ है 100 तो मूलधन था, ठीक है, वो तो हमारे पैसे थे, इंटरेस्ट कितना हुआ है 500 रुपये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 11 टाइम्स वो कब हो जाएंगे, तो मतलब क्या है इसका कि वो 1100 होंगे, कब हो जाएंगे 1100 का मतलब है इंटरेस्ट कितना 1000, ठीक है, इंटरेस्ट 1000 डबल इंटरेस्ट, और 100 रुपये तो हमारा खुद का है, तो 6 साल में हुए थे 500, तो 1000 कितने साल में हो जाएंगे, डबल कर देंगे 12 साल में जो है वो 1000 हो जाएंगे। समझ में आई आपके बात। ये कह रहा है कि 6 टाइम्स 6 साल में हुए हैं एट सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब क्या है कि हमें इंटरेस्ट कितना मिला है 6 साल में 500 रुपये, ठीक है। यही बात हुई ना इसकी कि वो 6 गुना हो गए हैं, तो अगर वो 100 रुपये थे तो वो 600 हो गए हैं, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 500। अब वो 11 गुना कब हो जाएंगे, तो 11 गुना का क्या मतलब है कि वो 1100 कब होंगे, 1100 का मतलब है 1000 रुपये इंटरेस्ट कब आएगा, तो 500 रुपये इंटरेस्ट जब 6 साल में आ रहा है तो 1000 रुपये इंटरेस्ट उससे डबल में आएगा, 12 साल में आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, an amount of rupees 5000 is invested at 15% per annum simple interest, in what time this amount will become इतना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 5000 का जो है वो इंटरेस्ट एक साल में कितना आ रहा है 750। किस तरीके से निकालेंगे आप कि 5000 का सिंपली आप 15% निकाल लीजिए कि कितना इंटरेस्ट बन रहा है, वो 750 आपका इंटरेस्ट बन रहा है, और यहाँ पे 6500 होने के लिए कितना इंटरेस्ट होना पड़ेगा 1500। तो अगर 750 एक साल में बन रहा है तो 1500 कितने टाइम में बन जाएगा 1500 बन जाएगा, इसको 2 से सिंपली गुना कर देंगे तो 2 साल में ये 1500 हो जाएगा।
तो समझ में आ गया। पहले आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट आपका आ रहा है 750। अब 6500 होने के लिए उसको कितने पैसे की जरूरत है? 1500। तो 750 का डबल होगा 1500। तो 1 साल में 750 है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? वो 1500 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। What will be the 40,000 rupees invested for 2 years at 20% annual rate if the interest is compounded annually? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है, और उसको जो है 2% की रेट पे जो है वो दिया गया है। तो 100 का 2% कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। तो अगले साल जो वो 2% लगेगी वो किस पे लगेगी? 102 रुपये पे लगेगी, ना कि 100 रुपये पे, ठीक है। फिर उससे अगले साल +2। तो इस तरीके से प्लस होते रहती है, जो साल के लास्ट में अमाउंट होती रहती है, तो प्रिंसिपल जो है वो प्लस होता रहता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये हैं, वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं 20% की दर पे। तो फर्स्ट ईयर का पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का हो जाएगा 40,000 इंटू 20/100। तो ये कितना आ गया? 8,000 आ गया, ठीक है। अब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे। सेकेंड ईयर का निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा? 40,000 + 8,000 48,000। अब फिर से निकालेंगे। तो क्या पूछा है कि कितना इंटरेस्ट जो है वो एनुअली हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दीजिए। 40,000 में हम ये दोनों इंटरेस्ट ऐड करेंगे। 40,000 + 8,000 + 9600। तो ये कितना हो गया? 97,600 जो है ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड होके वो प्रिंसिपल बन जाता है, फिर अगले साल का इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होके प्रिंसिपल बन जाता है। यहाँ पे हमने दोनों साल के इंटरेस्ट निकाल के उसमें ऐड कर लिए, तो ये क्या हो गया? जो है ये प्रिंसिपल इतना जो है उसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल रुपीज 25,000, ये 2 साल के लिए वही है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन रेट यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो है वो 4% रेट है, तो 4/100 करेंगे, ये यहाँ पे आ गया 1,000 रुपये। अगले साल में ये 25,000 + 1,000 कितना हो गया? 26,000 हो गया, इंटू 5/100। ये आ गया 1,300। तो अब जो अमाउंट होगी टोटल वो क्या होगी? 26,000 + 1,300। तो ये क्या होगा? 27,300। सो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रख के ऐड करनी है वैल्यूज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे LCM दिया हुआ है 864, HCF दिया हुआ है 144, एक नंबर दे रखा है 288, तो सेकेंड नंबर जो है वो निकालना है। तो सिंपली आप बस भाग कर दीजिए और निकल जाएगा। ये है 2, ये नंबर होगा 432। सो सी इज द करेक्ट आंसर। The least number which when divided by 4, 6, 8, 12, 16 leaves a remainder of 2 in each case. इन सारे चीज़ों का क्या करना है? पहले LCM निकालना है, लीस्ट नंबर निकालना है, और रिमाइंडर को क्या कर देंगे? LCM निकाल के उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। तो पहले LCM निकाल लीजिए इनका। इसका LCM है
36, सॉरी 48, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ गया 48, और जो रिमाइंडर था वो था 2, तो नंबर कितना हो गया 50, सो लीस्ट नंबर रहेगा 50, सी। ठीक है, समझ गए आप बात। पहले जो नंबर्स दे रखे होते हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो रिमाइंडर दिया होता है उसको उसमें ऐड कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम 48 आएगा, और जब 2 ऐड किया तो जो है आंसर इज 50। नेक्स्ट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3/4। जब फ्रैक्शन दिए होते हैं तो उस चीज में क्या करना होता है, जो चीज निकालनी होती है ऊपर वो चीज होती है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है इसका, तो ऊपर रहेगा एचसीएफ और नीचे वाले नंबर्स का निकालते हैं हम एलसीएम। तो जब ऊपर वाले नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इनमें वो 1 है, और एलसीएम जब निकालेंगे नीचे वाले नंबर का, चौरासी। ठीक है, तो इसका ये रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि जब फ्रैक्शन का हमें निकालना होता है तो ऊपर वाली रकम का वो चीज़ निकलती है जो पूछी गई है, और नीचे वाली रकम की उससे अपोजिट एलसीएम निकलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकलता और नीचे वाले नंबर का क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एचसीएफ, तो ऊपर वाले नंबरों का हमने क्या निकाला है, एचसीएफ, और नीचे वाले नंबर्स का क्या निकाला है, एलसीएम। ये आ गया 1/84। नेक्स्ट फाइंड द एलसीएम। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया इसी तरीके का कि हम अब ऊपर वाले नंबर्स का क्या निकालेंगे, हम ऊपर वाले नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ। तो ऊपर क्या है 15, और नीचे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, 1 है। ठीक है, तो 15/1 क्या रह गया, 15 रह गया। ठीक है, हाईएस्ट मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए हमने क्या लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 लिया है। तो और ऊपर का हमने क्या निकाल लिया है, एलसीएम निकाल लिया है 15। आप याद रखें हमेशा जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे, जो पूछा गया है ऊपर वाले डिजिट्स का वो निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ जो भी है, और नीचे वाले डिजिट का उससे अपोजिट निकालना है। ठीक है।